एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है एंड आप सभी के पास सफिशिएंट टाइम है खुद को प्रिपेयर करने का। ओके, तो आप सभी में जो भी स्टूडेंट जिन्हें लग रहा था थोड़ा और पढ़ लेते, वो अब अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें। रिवीजन एंड प्रैक्टिस है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आप इस पर भी ध्यान दें। बात करें अगर हिंदी की, तो ये आपके तीनों ही सेक्शन में पूछा जाता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ओके, लैंग्वेज सेक्शन में आपका 15 क्वेश्चन हिंदी के डेफिनेटली पूछे जाते हैं एंड आपको पूरी कोशिश करनी है, कोशिश क्या पक्का ही करना है कि 15 में 15 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। आपको ये नंबर एक भी नहीं छूटने चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल वाला भी हिंदी है तो भी आपको उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपका जो आपने चूज़ किया होता है सब्जेक्ट, तो आपके उसमें तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, बट ओवरऑल आपको लैंग्वेज सेक्शन से 15 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे। ओके, एंड आप इसमें बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपका नॉर्मली होता क्या है, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी क्वेश्चन पर कंफ्यूज होते हो, डाउट होता है आपको, तो अगर आपकी नज़रों के सामने से एक बार वो क्वेश्चन जा चुका है, 2 बार आपने 3 बार प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको वो वहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्टेट में क्लियर करता है कि हाँ पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, एलिमिनेट करके आपको ये उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा, इतना फिक्स होता है, जस्ट बिकॉज आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है बार बार। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग की पजल्स हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, समझिए आपके चांसेस उतने ही अच्छे हो जाते हैं, आप उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एचटेट की नई रणनीति वाले वीडियो में आपको बताया गया है। ओके, कि किस सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिसे बार बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तत्सम, तद्भव, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं एंड आपको बताना है उदाहरण नहीं है। भक्त, बरखा, भौरा, बरस, कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है। तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं वर्ड दिया जाए, आपको इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं तो आपको जो आंसर सही लग रहा है वो आपका गलत हो जाता है। ओके, इसलिए आप सभी को एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्त। भक्त एक तत्सम शब्द है और बाकी सभी आपके जो हैं वो तद्भव शब्द हैं, यानी ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। ओके, एंड ये आपका तत्सम शब्द है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में कौन सा संबंध नहीं पाया जाता है? विभाजक, संयोजक, परिणाम बोधक या विधेयवाचक, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में आपके निम्न प्रकार से जो है वो 4 संबंध बताए गए हैं। ओके, 4 संबंध आपको बताए गए हैं। पहला होता है संयोजक, संयोजक, जहां आपको और देखने को मिलता है, यानी 2 उपवाक्यों के मध्य आपको और देखने को मिलता है लगा। नेक्स्ट होता है विभाजक। विभाजक में आपको या लगा, या उपस्थित होता है वहाँ पे। नेक्स्ट होता है विरोधर्शक। विरोध
दर्शक। ओके, विरोध दर्शक में आपका किंतु और परंतु ये दोनों देखने को मिलते हैं। अगला होता है चौथा आपका परिणाम बोधक। परिणाम बोधक यहाँ आपको इसलिए देखने को मिलता है। ओके, इसलिए। सो इस तरीके से ये 4 संबंध आपके पाए जाते हैं, राइट। विभाजक, संयोजक, परिणाम बोधक और विरोध दर्शक। तो यहाँ पे विधेयवाचक जो दिया है ये गलत हो जाएगा। ओके, संयुक्त वाक्य आपके होते हैं जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य उपस्थित होते हैं। ओके, जैसे राम खेल रहा है, कॉमा मोहन पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ये 3 स्वतंत्र साधारण वाक्य हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके ऑप्शंस हैं। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात असंभव कार्य को संभव करना। सेकंड ऑप्शन है मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। थर्ड ऑप्शन है आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर। तो कौन सा लोकोक्ति का भावार्थ आपका सुसंगत नहीं है? ओके, यहाँ पर आपको दिया है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ आपका होता है समय का लाभ उठाना, ना कि असंभव कार्य को संभव करना। ठीक है, यानी बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात समय का लाभ उठाना, राइट। आ बैल मुझे मार सही है, काला अक्षर का अर्थ भी आपको सही दिया है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। हकलाहट, बिठाना, बिठलाना, हकलाना। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। ओके, सो प्रेरणार्थक क्रिया आपका जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या उसको कार्य करवाने की प्रेरणा मिलती है तो वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करना, कराना, बैठना, बिठाना। ओके, इस तरीके से आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो गए। सो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बताना है। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बिठाना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा, पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास को कौन सा प्रकार है? पुरुषों में उत्तम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिकरण तत्पुरुष सही हो जाएगा। ओके, जहाँ पे भी आपको में या पर ऐसे शब्द मिले वहाँ पर आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, अनिल। कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनिल। ओके, अनिल आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा आपका जो लिखने का तरीका है वर्तनी वो गलत तरीके से लिखा गया शब्द आपको बताना है। ओके, दैहिक, श्रीमती, लब्ध, प्रतिष्ठ, विधिवत। ओके, तो आपका जो इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध अशुद्ध से। भाषा के शब्दों को शुद्ध लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ओके, सही से वर्णों का उच्चारण हो, सही तरीके से वो लिखा गया हो, कोई भी अशुद्धि ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दैहिक है ये गलत है, ये आपका ऐसे
दैहिक लिखा जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? पर्वत के पास की भूमि, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्य के अस्त होने का स्थान, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। उदयाचल क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। ओके, सो यहाँ पर आपका, तो अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें, उदयाचल अर्थात उदय प्लस अचल। ओके, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर उदय सूर्योदय की बात हो रही है, ठीक है। एंड अचल, अचल आपका अर्थ होता है पर्वत, यानी पर्वत के आपके जो पर्वत है उससे उदय हो रहा है सूर्य, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वह आपका उदयाचल होता है। ओके, एक शब्द में कहें तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के अस्त होने का स्थान इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, सेकंड जो ऑप्शन है सूर्योदय के पूर्व का समय, तो ये होता है आपका ब्रह्म बेला, ब्रह्म बेला, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया होगा। ओके, यहाँ पर और आपसे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है, जैसे जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, यानी जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अच्युत, अच्युत। ओके, ये आपका आंसर वन वर्ड हो जाएगा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। इसी तरीके से आपके कुछ और एक्स्ट्रा वाक्यांश पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो उसके लिए आपको फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहना होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग एंड प्रत्यय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिंदी के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। संधि, समास, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपके, आप उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा, हिंदी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, यहाँ आपका जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताना है, जार, चार, सदाचार या दार। सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि सदाचार वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सदाचार में आपका जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? दर्शनीय, धनी, चायदानी या शिवानी। कौन सा शब्द में आनी प्रत्यय है आपको बताना है। प्रत्यय आपके वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में अंत में जुड़ के पूरे शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, यानी उसमें परिवर्तन ला देते हैं। ओके, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, शिवानी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यानी आपके कौन सा विराम चिन्ह गलत लगा है, आपको उसका चयन करना है। ओके, बताना है आपको ध्यान से इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद में बताना है कि किस वाक्य में अशुद्ध है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने बताया कि वह सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? संधि का प्रकार आपको बताना है। संधि का डेडिकेटेड वीडियो क्लास आपकी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगी आपके लिए। अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या समवृद्धि संधि, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? संधि का प्रकार नहीं है। ओके, हिंदी में संधि के मुख्यतः 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के करेक्ट आंसर की, तो अयादि संधि एंड आपका दीर्घ संधि एंड यड़ संधि, ये तीनों आपके स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के जो हैं वो टाइप हैं। ओके, भेद हैं।
जो फोर्थ ऑप्शन दिया है समृद्धि संधि, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्धि संधि। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं आपका डैश हूँ वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यानी मैं आपका डैश हूँ, ये विलोम शब्द पूछने का दूसरा तरीका है। ओके, डायरेक्ट भी आपसे कृतघ्न का विलोम पूछा जा सकता था, लेकिन नहीं, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, सेंटेंस दिया है, आपको उसके हिसाब से बताना है। मैं आपका कृतघ्न हूँ, मैं आपका उसका अपोजिट बताना है। ओके, कृतज्ञ, समर्थक, शुभचिंतक या अकृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है किसी का एहसान ना मानना, यानी किसी की वैल्यू ना करना, किसी का एहसान ना मानना। ठीक है, एंड कृतज्ञ का अर्थ हो जाता है एहसान मानना। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वाक्यों में से किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। कारक चिन्ह आपको बताने हैं। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, तितली फूल में रस पी रही है। किस वाले ऑप्शन में आपके सर्वाधिक उपयुक्त किया गया है कारक चिन्हों का। ओके, तो कारक तो हम सभी जानते हैं, कारक के आपके 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, और उनके डिफरेंट विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। जैसे सपोज करिए कारक है एंड ये आपका विभक्ति चिन्ह है उसका। ठीक है, तो कारक है कर्ता, उसका चिन्ह होता है ने। ओके, इसी तरीके से आपके 8 होते हैं, राइट। सो अगर हम सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो तो आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तितली फूल में रस पी रही है। तितली फूल में यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ सही हो जाएगा तितली फूल का रस पी रही है। ओके, संबंध कारक यहाँ बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया। तो यहाँ पे जब आपका बाढ़ आई हुई है तो वहाँ पे जल एक गलत शब्द का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आपका बाढ़ है तो जल शब्द का प्रयोग यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम देखें सेकंड वाले को, तो किसी डाल में आम लटक रहे हैं, यहाँ पर किसी डाल में आम नहीं लटक रहे, किसी डाल पर आम लटकते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। तो अगर सर्वाधिक उपयुक्त की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सर्वाधिक उपयुक्त है, खेतों में हल चल रहे हैं। ओके, अधिकरण कारक का यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा भेद स्वर संधि का नहीं है। यानी स्वर संधि का भेद आपका नहीं है, वो बताना है आपको। ओके, आपको दिया है वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो अगर बात करें स्वर संधि की, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मुनीश। नेक्स्ट ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आपका होता है जिसमें आपका विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का जो मेल होने से विकार होता है, परिवर्तन होता है, वो आपका विसर्ग संधि होता है। अगला है आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ बड़ा आ जाता है तो हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दो दीर्घ मात्राएं ही आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। जब संधि करते समय आपका व्यंजन के साथ या छोटा आ बड़ा आ के साथ आपका ए बनता है तो आपका गुण संधि हो जाता है। सो संधि का जो वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा, उसमें आपको ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको ये सारा ही संधि का बताया गया है, कैसे आप इनको देखते ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। ओके,
दीर्घ संधि, नेक्स्ट आपका गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, राइट। सो आप देख लीजिए। सो यहाँ पर इन पांचों में हमारा जो विसर्ग संधि है वो नहीं आता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, विसर्ग संधि आपका स्वर संधि का भेद नहीं है। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हिंदी के ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के लिए ही आपको इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, सो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।